हेलो साइकोलॉजी पीपल, वी आर डूइंग चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस के बारे में। तो इंटेलिजेंस जो है एक इंटरप्ले होती है नेचर और नर्चर का। यहाँ पे नेचर का मतलब है हेरिडिटी, ठीक है, और नर्चर का मतलब है एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट का और हमारी हेरिडिटी का मिक्सचर होता है, इंटरप्ले होता है इंटेलिजेंस। और ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला रिसर्च से। ट्विन स्टडीज पे, ट्विन चिल्ड्रंस पे रिसर्च हुई थी, उससे हमें ये पता चला कि हेरिडिटी का भी रोल उतना ही होता है जितना एनवायरमेंट का। दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फाइंडिंग्स हैं, जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स को अगर साथ में पाला जाए, साथ में बड़ा किया जाए, तो 90% जो है उनके इंटेलिजेंस मैच करती है। ऐसे ही वही आइडेंटिकल ट्विन्स विच आर रेयर्ड अपार्ट, मतलब डिफरेंट एनवायरमेंट्स में उनको बड़ा किया जाए तो कोरिलेट करते हैं 72%, तब भी 72% उनकी मैच करेगी इंटेलिजेंस। फिटर्नल ट्विन्स, आपको पता है दो तरीके के ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल और फिटर्नल, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं मोनोजाइगोट और डाइजाइगोट, अगर आपने पढ़ा हो तो मोनोजाइगोट जो होते हैं वो एक ही सेल डिवाइड होता है दो में, और फिर सेम सेल डिवाइड होकर दो में, और ये एक चाइल्ड बनता है, ये दूसरा चाइल्ड बनता है। बट फेटर्नल ट्विन्स में क्या होता है, दो अलग एग्स फर्टिलाइज होते हैं, राइट। सो फेटर्नल ट्विन्स जो होते हैं उनका ऑब्वियसली डीएनए तो सेम होता है, बट दे आर टू डिफरेंट एग्स बीइंग फर्टिलाइज्ड, राइट। सो फेटर्नल ट्विन्स में 60% कोरिलेट करती है इंटेलिजेंस हमारी। और ऐसे ही सिबलिंग्स, मतलब जो भाई बहन, जो भी आपका भाई बहन है, उनकी और आपकी इंटेलिजेंस 50% कोरिलेट करती है। ऐसे सिबलिंग्स जिनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में पाला गया है, तब भी 25% तो कहीं नहीं गई, 25% फिर भी आइडेंटिकल ही होती है, ठीक है। ऐसे ही अडॉप्टेड चिल्ड्रन पे भी कुछ रिसर्च हुई, तो हमें फाइंडिंग्स पता चली कि इंटेलिजेंस पहले तो उनकी जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, जैसे जो ऑर्फनेज से अडॉप्ट किए जाते हैं चिल्ड्रन, राइट। सो अगर आप चिल्ड्रन कहीं से चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हो ऑर्फनेज से या वैसे किसी से भी कहीं से अडॉप्ट कर रहे हो, तो उनकी बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो हैं, जिन्होंने उनको बर्थ दिया है उस चाइल्ड को, सबसे पहले उससे उनकी इंटेलिजेंस मैच करती है। और बट इन्वायरमेंट का रोल कहाँ आता है? इन्वायरमेंट का रोल यहाँ आता है कि बाद में लेटर ऑन लेवल्स पे जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनकी जो एडॉप्टेड पेरेंट्स है, जिन पेरेंट्स ने उस बच्चे को एडॉप्ट किया है, उनसे उनकी इंटेलिजेंस लेवल मैच करने लगती है। ऐसे ही एनवायरनमेंट का और अगर हमें रोल देखना है तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, SES बोलते हैं इसको, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की अगर हम बात करें तो ऐसे बच्चे जो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, उनकी इंटेलिजेंस स्कोर्स जो है थोड़े बेटर होते हैं, सुपीरियर होते हैं, अच्छे होते हैं। वहीं ऐसे बच्चे जो एनवायरमेंटल डिप्राइवेशन है, जहां पर मतलब यहाँ पे फूड की कमी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा बॉडी को, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, स्कूलिंग नहीं अच्छी हुई, क्वालिटी स्कूलिंग नहीं हुई, तो वहां पे आपको थोड़ा डिक्रीज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन यही है कि इंटेलिजेंस जो है एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का, दोनों का ही अपना रोल है। दोनों में से ऐसा नहीं बोल सकते कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें जेनेटिक मटेरियल मिला है, और एनवायरनमेंट कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। ये जरूर है कि जो हेरिडिटी होती है वो एक रेंज सेट कर देती है, ठीक है, और एनवायरनमेंट उसको हेल्प करता है फैसिलिटेट करने में। मतलब अगर आपके पास अच्छी जीन्स हैं, ठीक है, जेनेटिक कंपोनेंट अच्छा है, तो एक रेंज सेट हो जाती है कि अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिला तो यहाँ तक तो आपकी ग्रोथ हो ही सकती है, ठीक है। उसमें अगर एनवायरनमेंट नहीं मिला, जेनेटिक कंपोनेंट है, तो कोई फायदा नहीं है, इट विल गो वेस्ट, ठीक है। और मान लो जेनेटिक कंपोनेंट नहीं है, तो एनवायरनमेंट जितना मर्जी अच्छा दे लो, एक टाइम के बाद आके इट विल नॉट वर्क आउट। तो कहने का मतलब यही है कि एनवायरनमेंट और जेनेटिक कंपोनेंट दोनों के होने से ही, दोनों के तालमेल से ही चीजें बेहतर बनती हैं, ठीक है। दिस वाज योर
इंटेलिजेंस का थिंग। देन असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पे आते हैं कि अब इंटेलिजेंस की असेसमेंट की कैसे जाए। तो अल्फ्रेड बिने और साइमन ने जो है सबसे पहले, आपको पता है अल्फ्रेड बिने ने ही इंटेलिजेंस की डेफिनेशन भी देने की कोशिश करी थी। उनकी डेफिनेशंस भी हमने पढ़ी हैं, ठीक है, जिसमें जजमेंट वेल, अंडरस्टैंड वेल और रीजन वेल करके आता है, जिसका निमोनिक्स बताया था। सो अल्फ्रेड बिने और साइमन जो है उन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया टू मेजर इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करना है, बेसिकली आपकी आईक्यू को कैसे मेजर करना है। और उन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया। मेंटल एज क्या होती है? किसी भी पर्सन की मेंटल एज का मतलब है कि उनकी जो डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनके एज ग्रुप के हिसाब से हो रही है, वो होती है हमारी मेंटल एज। फॉर एग्जाम्पल, एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है, जो कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब बायोलॉजिकल एज, जो जो आप अपने बर्थडेज मनाते हो, तो जितने साल के आप होते हो वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है, ठीक है, बाय बर्थ। तो अगर कोई बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज 5 साल है, मतलब वो 5 साल का बच्चा है, तो उसकी 5 साल के बच्चे को अपना नाम बोलना आता है, टीचर का नाम पता होता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, ये सारी बच्चे ABCD आती होगी। 5 साल के बच्चे को तो ABCD आती होगी, ठीक है, काउंटिंग भी आती होगी। तो ये सारी चीजें 5 साल के बच्चे को आती हैं, ठीक है। ऐसे अगर 5 साल का वो बच्चा है और उसको ये सारी चीजें आती है, तो मेंटल एज मतलब कि वो अपने एज ग्रुप के, जो एज ग्रुप है उसका 5 साल के जो बच्चे हैं, बाकी बच्चे जो 5 साल के कर पा रहे हैं, क्या वो भी वो कर पा रहा है? अगर वो कर पा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ठीक है मामला, ठीक है, मतलब वो अपनी एज ग्रुप के हिसाब से बिहेव कर रहा है। तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ये होता है मेंटल एज, कि उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उस अपने एज ग्रुप के हिसाब से हो रही है। अगर कोई बच्चे की मेंटल एज ज्यादा है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से, तो डेफिनेटली वो ब्राइट चाइल्ड है। ऑब्वियसली अगर मान लो कि वो बच्चा कोई बच्चे की मेंटल एज 7 साल है, ठीक है, 7 इयर्स है मेंटल एज, लेकिन उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 5 साल है। 5 साल है का बच्चा है लेकिन उसकी मेंटल एज 7 साल है, तो इसका मतलब क्या है? 2 साल आगे चल रहा है ना अपनी एज ग्रुप से, तो इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंट है, ब्राइट है, ठीक है, उसका हो सकता है कि IQ हाई वगैरह हो, तो इसीलिए वो 2 साल आगे चल रहा है। वहीं अगर कोई बच्चा 2 साल पीछे चल रहा हो, मान लो 3 साल उसकी मेंटल एज आ रही है निकल के, और खुद वो 5 साल का है, तो 2 साल पीछे चल रहा है ना अपनी एज ग्रुप के बच्चों से, तो डेफिनेटली वो क्या होगा? डल चाइल्ड होगा, ठीक है। ऐसे ही एक रिटार्डेशन का कंसेप्ट दिया बिने ने और साइमन ने। उन्होंने बोला कि अगर कोई भी बच्चा अपनी जो क्रोनोलॉजिकल एज है उनकी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 16 के हो, 17 के हो, 18 के हो, कोई कुछ भी एज ग्रुप है, अगर कोई बच्चा 2 साल पीछे चल रहा है अपने क्रोनोलॉजिकल एज से, उसकी मेंटल एज 2 साल पीछे है, तो डेफिनेटली उसको बोल सकते हैं कि थोड़ा रिटार्डेशन है, मेंटली रिटार्डेशन है उसमें। विलियम स्टर्न जो है उन्होंने IQ क्वेश्चन का कंसेप्ट डिवाइस करा था, ये आप याद रखना। अगर आप आपसे पूछे कि IQ का कंसेप्ट किसने दिया था, तो वो विलियम स्टर्न ने दिया था। यस, अल्फ्रेड बिने ने काम जरूर स्टार्ट किया था, MA और CA के कंसेप्ट दिए थे, पर विलियम स्टर्न ने IQ क्वेश्चन का फॉर्मूला और डिवाइस करा था। क्या फॉर्मूला है IQ का? MA मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इस पे वैसे एज कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आते हैं, पर अगर आते हैं तो इसमें से कोई एक चीज आपको फाइंड करनी होगी और 2 चीज आपको दी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको अपनी मेंटल एज नहीं पता, ठीक है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज पता है कि मैं कितने साल का हूं। आप अपनी IQ टेस्टिंग कराओगे तो उसके बाद आपकी IQ आ जाएगी, ठीक है। तो जब आपकी IQ आ जाएगी, आपके पास क्रोनोलॉजिकल एज होगी, तो मेंटल एज तो यू कैन फाइंड आउट। ऐसे ही हो सकता है कि कभी अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी तो उसमें IQ दी होगी, मेंटल एज दी होगी, क्रोनोलॉजिकल फाइंड आउट, मतलब दोनों तीनों में से कोई 2 चीजें दी होंगी और एक को आपको फाइंड आउट करना है, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको अपनी मेंटल एज पता लगानी है तो उसके लिए पहले आपको IQ टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसकी आपकी IQ टेस्टिंग की हमारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए कि कितना IQ है आपका। क्रोनोलॉजिकल तो एज हमें आपकी पता ही है, और फिर आपकी मेंटल एज निकल जाएगी, एंड दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। एनीवेज, द एवरेज IQ पॉपुलेशन की वो बोल रहे हैं 100 होती है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। IQ जो एवरेज पॉपुलेशन की है वो नॉर्मल जो मानी जाती है, दैट इज 100। तो अगर कहीं पे मेंटल एज वो बोल रहे हैं कि अगर क्रोनोलॉजिकल इक्वल आता है 100 के, तो इसका मतलब उनकी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज बराबर है, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन वहीं अगर उनका मेंटल एज ज्यादा आता है और क्रोनोलॉजिकल एज कम है, तो IQ अगर 100 से ज्यादा ही होगी तभी ऐसा होगा, तो इसका मतलब शायद वो हाई IQ
पर्सन है, ठीक है। अगर वहीं उनकी मेंटल एज कम है, लेस देन है उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से, तो इसका मतलब IQ 100 से कम है, थोड़ा सा डल चाइल्ड है वो, ठीक है, उनको थोड़ा हेल्प का जरूरत है। Now, people with IQ 90 to 100, they have normal intelligence. आपकी बुक में एक टेबल भी दिया होगा, ऐसे चार्ट दिया होगा, ठीक है। वो चार्ट अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जिसमें ऐसे आपको बताया हुआ है कि नॉर्मल एज तो जो है एज 90 से 110 किसी का IQ आता है, तो वो एवरेज IQ में स्कोर आता है, एवरेज IQ, ठीक है। दिस इज नोन एज एवरेज IQ। एनीबडी हु हैज 90 से 100 के बीच में, अगर आप कभी अपना IQ टेस्टिंग करवाओ और 90 से 100 के बीच में अगर आपकी IQ आती है, इसका मतलब है कि आपकी एवरेज IQ है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यहीं पे फॉल करती है, ज्यादातर अधिकतर पॉपुलेशन जो है उनकी IQ यही होती है। लेकिन अगर आपकी IQ 70 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है। अगर 70 आ रही है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लेकिन अगर 130 आ रही है, 100 से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब एक्सेप्शनल टैलेंट्स है, आप हाई IQ हो, ठीक है, देन यू आर अ हाई IQ चाइल्ड। तो ये डायग्राम एक चार्ट है आपकी बुक में दिया हुआ है, पूरा बताया हुआ है कि किसमें कितनी रेंज है IQ की। सो वो आपको याद करना होगा और बनाना होगा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। I hope you like this video. अगर आपको समझ आया, do give me a thumbs up and let me know in the comment section how was it for you. I'll see you in the next lecture. Till then, keep learning, keep revising. Bye.